चलिए रेस क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट में हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में चर्चा कर चुके थे, गोलीय दर्पण के बारे में भी चर्चा कर चुके थे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखे क्या? किरण आरेख देखे कि किस प्रकार से गुजरता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति है ना, उत्तल दर्पण में, सॉरी अवतल में तो हम लोग देख चुके थे। एक बार रिवीजन करते हैं यहाँ पर। चलिए आप लोग बताइएगा, ये कौन सा दर्पण है? शीशा। क्या है? शीशा है। अब ये क्या हो गया? दर्पण हो गया। क्या हो गया? दर्पण। कैसा दर्पण हो गया? अवतल। क्यों अवतल है? क्योंकि इसका परावर्तक सतह धसा हुआ। यहाँ पर क्या है? दूरवानी पोल है। यहाँ पर क्या है? बता केंद्रानी सी है। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। यह क्या होगा? फोकस। ये क्या हुआ? अनंत। हम वस्तु को रखे थे पहली बार कहाँ रखे थे? अनंत पर। दूसरी बार कहाँ रखे थे? अनंत और फोकस के बीच। तीसरी बार वक्रता केंद्र पर। चौथी बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। पांचवी बार और छठी बार 1 2 3 4 5 6। इसका ट्रिक क्या था? सिर्फ उलट देना। क्या करना था? उलट देना। तो यहाँ एक को कहाँ पर कर देंगे? यहाँ पे। यहाँ क्या कर देंगे? 2। यहाँ क्या कर देंगे? 3। यहाँ क्या कर देंगे? 4। सॉरी, यहाँ पर क्या कर देंगे? 4। ये काट दो। यहाँ पर क्या कर देंगे? 5। ये 6 किस तरफ चल जाता है? दर्पण के उस पार चल जाता है। किस पार चल जाता है? उस पार। तो तीन चीज तो बहुत आसान होता है। फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र के इधर पूछे तो छोटा बनता है, और वक्रता केंद्र से जब भी आगे बढ़ जाएंगे तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये था अवतल दर्पण। लेकिन आज हम लोग को क्या पढ़ना है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दो ही प्रकार के बनता है। कितने प्रकार के? दो ही प्रकार के। ये कौन सा दर्पण है? अभी कोई सा दर्पण नहीं है, शीशा। अब इसका ये भाग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं या रंग देते हैं। ये बन गया उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में ये मानो क्या हो गया? पोल हो गया होगा। ये क्या हो गया? केंद्र, है ना। लेकिन मान नहीं सकते क्योंकि, चलिए बताते हैं। ये प्रधान अक्ष है। क्या? प्रधान अक्ष। क्या? प्रधान अक्ष है। यह क्या है? मान लो क्या है? फोकस। यह क्या? वक्रता केंद्र। यह क्या है? अनंत। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। एक तो अनंत पर रखेंगे तब, और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख देंगे तो हमेशा प्रतिबिंब वही स्थिति में बनेगा। एक क्या? अनंत पर रखेंगे तब देखेंगे कहाँ बनेगा, और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दे, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। पीछे के क्लास में याद करो, बताए थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है? अनंत होती है। इसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत, यानी फिक्स नहीं होता। तो कहीं भी अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब वहीं बनेगा। समझा? तो पहला स्थिति हम लोग देखते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं हम लोग? अनंत पर रखते हैं, तो देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो इससे आएगा और टकराकर वापस लौट जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इससे हम बोले थे कि ये फिक्स नहीं है, क्योंकि अनंत से किरण आ रही है, तो अनंत से किरण आ रही है तो इधर से भी आएगी। अब ये किधर चली जाएगी? इस तरफ चले जाएगी। प्रतिबिंब बना ही नहीं बना, सिर्फ हम लोग को आभास होगा, लेकिन पीछे प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब डैश 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 देखते हैं कहाँ पर बना। अब जहाँ पर बना वही इसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। यानी उत्तल दर्पण में भी फोकस उस पार है, इस पार सिर्फ क्या किए थे हम लोग? ऐसे मान लिए थे। ओरिजिनल में इसका फोकस किधर है? उस पार है, क्योंकि मिल किधर रहा है? वो पीछे मिल रहा है, इसलिए इसका फोकस भी किधर हो जाएगा? पीछे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये तो सिर्फ क्या कर लिए हम लोग? मान लिए। तो पहला स्थिति यही है कि उत्तल दर्पण में जब किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? और कैसा बनता है जब पूछे, है ना।
काल्पनिक बन गया, क्योंकि दर्पण के आगे बन गया, इसलिए कैसा बन गया, काल्पनिक है। वस्तु से क्या है, छोटा है, वस्तु से क्या है, बहुत छोटा, बड़ा है। उत्तल दर्पण में कभी बड़ा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, ये भी याद रखना। जब भी कोई पूछ दे बड़ा प्रतिबिंब तो चुपचाप आंख मूंद के क्या मार देना है, अवतल, क्योंकि उत्तल में कभी बड़ा प्रतिबिंब बनता ही नहीं, कोई स्थिति में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता, चाहे जहां भी रख दें उत्तल दर्पण में कभी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। पहला पॉइंट याद हो गया होगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, देख चुके हैं। सीधा एवं काल्पनिक बनता, देखो इधर रखे इधर ही बना, उल्टा नहीं नहीं, उल्टा तो कैसा बनता है, सीधा बन जाता है। काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाए, नहीं समझ में आया। उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। दूसरा स्थिति, अब इसमें दो ही स्थिति होता है, कितने होते हैं, दो ही स्थिति। जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दें, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दें, देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल है या उत्तल है, जो बताओ, क्या उत्तल, यहाँ मानो क्या ध्रुव है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है ना। अब ये अनंत है ना, माना गया, ऐसा तो इधर होता है नहीं है ना, इसका क्या फोकस है, तो ये तो माना गया है। अब देखो अनंत पर रखे थे, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रख दिया जाए, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रख दिया जाए, तो देखते हैं कहीं भी रख दो, क्या करते हैं, कहीं भी रख देते हैं, मानो कहीं भी रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर वस्तु को रख देते हैं, कहीं भी रखेंगे तो प्रतिबिंब एक ही जगह बनेगा। अब क्या होगा, एक प्रकाश की किरण आएगी ऊपर से और टकराकर वापस लौट जाएगी, लेकिन आभास क्या होगा, पीछे नहीं आभास होगा। यानी इसका ये क्या है, ओरिजिनल फोकस, इसका ओरिजिनल क्या है, ये फोकस खत्म। ये तो सिर्फ क्या किया हम लोग, मान लिए इसका यानी फोकस है, तो यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, फोकस से दोगुना नहीं होगा। अब दूसरी जो किरण आएगी है ना, दूसरी किरण, तो तुमको याद होगा दूसरा किरण होता क्या, इधर से गुजार देते हैं है ना। दूसरा किरण वक्रता केंद्र से आएगा और वक्रता केंद्र पर वापस लौट जाएगा, नहीं लौट जाएगा, जिधर से जाती है उधर। देखो वस्तु रखे कितना बड़ा और बना कितना छोटा, बना कितना छोटा। आनी वस्तु को जब अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच। दो ही स्थिति इसमें, एक तो फोकस पर, एक तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और कहीं भी रख देंगे तो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। कहीं भी रख दो इसमें, तो दो ही याद रखना है, एक अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, और दूसरा पॉइंट याद रखना है, कहीं भी रख दो तो प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता, कभी बड़ा प्रतिबिंब बनता ही नहीं। ये होता है प्रतिबिंब की स्थिति, दोनों दर्पण में हम लोग देख चुके हैं, याद हो गया होगा। अब आते हैं, पूछते हैं अवतल में, पूछते हैं पहले। अवतल में किसी वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो फोकस पर रख रहे हैं, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर। अब इधर चलो कि अनंत वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच के रखा, ये तो बता दिए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें तो दो ही स्थिति है, एक अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, और अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख दें तो हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनता। देख रहा है कितना बड़ा वस्तु लिए कितना ज्यादा छोटा बन गया है ना। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा ट्रक रहता है और इतना बड़ा शीशा में दिखाई दे देता है, नहीं दिखाई दे देता है। इसीलिए इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, साइड मिरर के लिए किया जाता है। तो हमको रटते भी हम लोग कि साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, तो समझो कि साइड मिरर में हमको बहुत बड़ा वस्तु को क्या देखना है, उसको देख लेना। देख रहा कितना बड़ा बड़ा ट्रक रहता है, इतना बड़ा आईना रहता नहीं रहता है, और उसी में दिखाई दे देता, पूरा ट्रक दिखाई दे देता है। इसी कारण है कि बहुत बड़ा वस्तु को रखने पर कितना क्या बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। अब आते हैं चिन्ह परिपाटी, यही तो मेन है, यही समझना
था। चलो आगे दिया गया ना, चलिए चलिए यहाँ समझना बहुत ज्यादा था, क्योंकि हम लोग आज कर अभी तक रट रहे थे ना, क्या रट रहे थे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, अवतल में ये होता है, उत्तल में ये होता है। अब समझना क्यों होता है ऐसा, है ना। चलिए सबसे पहले समझते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी होता क्या है। पहले दर्पण समझ लेते हैं हम लोग, क्या समझ लेते हैं, दर्पण समझ लेते हैं। अरे ये हो गया कुत लक्षण हो गया इन लोग के। कुतबक पूछे कितनों गाड़ दो, क्या करेगा, टेढ़ के टेढ़ ही रहता है। ये क्या है बाबू, पोल है। ये क्या है, ध्रुव। ये क्या है, प्रधान अक्ष है। यहाँ पर क्या होगा, फोकस। ये क्या होगा, ये तो पूरी तरह से रटा गया होगा, नहीं रटा गया होगा। अब देखो कि वस्तु क्यों सीधा बन रहा था, क्यों उसको काल्पनिक कर रहे थे, क्यों वास्तविक कर रहे थे, क्यों आभासी कर रहे थे, क्यों क्या किसी का फोकस ऋणात्मक हो रहा था, किसी का फोकस धनात्मक हो रहा था। अब यहाँ पर पूरा क्लियर होता है सब कुछ। अब एक पॉइंट याद रखना, सबसे पहला पॉइंट, ये क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, ध्रुव है। वस्तु जितनी भी दूरियां मापी जाएगी सभी ध्रुव से मापी जाएगी, जितनी भी दूरियां मापी जाएगी। मानो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो हम दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना, या प्रतिबिंब बन गया मानो यहाँ पर, तो कहाँ से मापेंगे कि कितना दूरी बना। यानी सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो ये पॉइंट सबसे पहले याद रखना है, लिखा हुआ सबसे लास्ट में कि दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। याद हो गया। चिन्ह परिपाटी का पहला नियम है कि दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, याद रखना, वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। यानी वस्तु कहाँ रखते हैं उसको किससे सूचित किया जाता है, यू से। अब प्रतिबिंब कहाँ बना उसको किससे सूचित किया जाता है, भी से। आगे चल के याद करना ये सब। तो वस्तु की दूरी बोलेंगे तो यानी यू बराबर, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, कितना दूरी में बना। मानो 10 मीटर पर रखे प्रतिबिंब कितना मीटर पर बना, यानी इसको मापना हो तो किसे, भी से। बाकी तो सब कुछ जानते हैं, फोकस को एफ से, वक्रता त्रिज्या को सी से, ये सब तो जानते ही हम लोग पहले से ही है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि दर्पण में जितनी भी दूरियां मापी जाती है सब कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। याद हो गया, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। बस एक पॉइंट याद रखना है कि इसे क्या कहते हैं, मानो ये कोई दर्पण है, क्या है, कोई दर्पण है, तो ये क्या है, आपतित किरण, मतलब आ रही है। नहीं बताए थे, आपतित किरण किसे कहते हैं, दर्पण की ओर या प्रवर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण। तो ये किरण जो जा रही है या आ रही है इस तरफ, उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और टकराने के बाद वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इतना तो याद है, पिछला क्लास वाला याद है ना। तो एक पॉइंट तो याद किए कि ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट याद रखे कि आपतित किरण क्या है ना। अब देखो सभी दूरियां, है ना, आपतित किरण की दिशा में जितना भी दूरी होगा वो धनात्मक होगा। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी। तो यहाँ पे लिखा होगा आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी। अभी नहीं समझ में आया होगा, समझना नहीं है, सिर्फ समझो, हल्का सा ध्यान दो। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां को ऋणात्मक, यानी आपतित किरण की दिशा में कोई अगर माप रहे हैं तो धनात्मक होगा, आपतित किरण के विपरीत दिशा माप रहे हैं तो ऋणात्मक होगा। और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, पोल से। देखो एक तो बताने का एक और तरीका था कि पोल से इस तरफ, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड ऋणात्मक होता है और राइट साइड धनात्मक होता है। लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है कि लेफ्ट बोले थे या राइट बोले थे, इसीलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा वो भी बता देंगे कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। या दूसरा तरीका है कि ध्रुव से जो लेफ्ट है उधर ऋणात्मक होगा और ध्रुव से राइट के तरफ धनात्मक होगा। दोनों पॉइंट याद रखना है। जैसे तुम याद कर सकते हो, या तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी, आपतित किरण के विपरीत दिशा मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। और एक पॉइंट याद रखना है कि प्रधान अक्ष के ऊपर जाने पर धनात्मक होगा। ये क्या है, प्रधान अक्ष। अब 5 नंबर यहीं से फिक्स होगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ सिद्ध करना, F बराबर R/2,
है ना, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी सिद्ध कर सकते, नहीं तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग तीन चीज देखें कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा की ओर अगर माप दी है, जिधर आपतित किरण है उधर ही चल गए हम लोग तो धनात्मक होगा, अगर आपतित किरण के विपरीत घूर गए तब ऋणात्मक होगा। या तो ध्रुव से राइट साइड जाने पर धनात्मक होता है और ध्रुव से लेफ्ट साइड आने पर ऋणात्मक होता है, कोई भी याद कर सकते हैं। अब होता क्या, यू क्या होता है, वस्तु की दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है, फोकस दूरी, है ना, सी क्या है, वक्रता त्रिज्या। याद हो गया। एक चीज और याद रखना है, रे हल्ला कर रहे हैं, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इतना चीज के बारे में जानना है। 1 2 3 4 5 6 के बारे में हम लोग को जानना है, यहीं पर क्लियर करना है सब कुछ, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला। यू क्या बाबू, वस्तु की दूरी, भी क्या प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या फोकस दूरी, सी क्या वक्रता त्रिज्या, एच ओ क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु को रखे तो वस्तु कितना ऊंचा, वस्तु कितना ऊंचा, यानी वस्तु की ऊंचाई। ये किसका ऊंचाई है, जो प्रतिबिंब बना। जैसे हम बोले थे ना कि समतल दर्पण में अगर 6 फीट का व्यक्ति है तो उस दर्पण कितना होना चाहिए, 3 फीट। तो यही देखना कि जो वस्तु की ऊंचाई है ये क्या है, इमेज की ऊंचाई है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, इतना चीज के बारे में जानकारी हो गया। अब हमको 4 चीज याद रखना है। पहला पॉइंट ये है कि दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, यहीं से दूरी मापेंगे, या तो इधर मापेंगे या तो इधर मापेंगे। इधर मापेंगे तो ऋणात्मक, अब इधर माप दिए तो धनात्मक, इतना तो हो गया। उसके बाद कहा गया, ये तो आपतित किरण समझ में आ गया, प्रधान अक्ष के अगर ऊपर जाएंगे, ये क्या है प्रधान अक्ष, अगर प्रधान अक्ष के ऊपर चल गए तो धनात्मक, अब प्रधान अक्ष के नीचे आ गए तो ऋणात्मक। अधूरा, प्रधान अक्ष के ऊपर चल गए तो ऋणात्मक, अब प्रधान अक्ष के नीचे आ गए तो, इतना पॉइंट याद होता है। चलिए इतना याद हो गया तो आप लोग राजा, सब कुछ मिटाते हैं और फिर से बताते हैं। चलिए अब आप लोग समझ चुके हैं पूरा। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। चलिए ये क्या है, पोल है, ये क्या है वक्रता केंद्र, ये क्या है एफ, ये क्या है ना। अब देखना तू लोग खुद बताएगा कि क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है। अब बताओ, कोई वस्तु हम रख दिए यहाँ पर, कोई झोटी को रख दिए यहाँ पर, झोटी है मानो यहाँ पर रख दिए। अब बताओ, पहले चलो हटाइए, झोटी नहीं रखते हैं, झोटी के चारी गाली देगी हमरा, ये बार बार झोटी रख देते हैं। अब बताओ, ये अवतल दर्पण है, इसकी फोकस क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। ध्रुव से मापेंगे और ध्रुव से मापेंगे इधर आ रहे हैं तो फोकस दूरी ऋणात्मक, देख रहे हैं ना, फोकस दूरी ऋणात्मक। अब बताओ वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फिर इधर ही आ रहे हैं, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। अब वस्तु को किधर रखेंगे, शीशा के इधर ही रखेंगे तो वस्तु के भी दूरी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक। अब प्रतिबिंब भी इधर ही बनता, नहीं बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है तो अवतल दर्पण में भी क्या ऋणात्मक नहीं, लेकिन एक बार उधर भी बनता है, वो तो अपवाद है, उसको याद करेंगे हम लोग, है ना, कि कौन सा ऐसा शर्त अपनाता है जब क्या हो जाता है, प्रतिबिंब धनात्मक हो जाता है। तो इसका देखो, अब तुम लोग बताना, फोकस ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, यू ऋणात्मक, भी ऋणात्मक नहीं रे। उसके बाद देखो वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु रखेंगे कहां पर, यहां पर, कहां रख रहे हैं यहां पर। अब तू लोग बोलेगा भैया यहां से दूरी मापेंगे वस्तु के तो ऋणात्मक नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं, वस्तु की दूरी तो हम माप चुके हैं। हम लोग माप क्या रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माप रहे हैं, ऊंचाई माप रहे हैं, दूरी नहीं माप रहे हैं। दूरी तो माप चुके हम, यू नहीं, तो यू तो सही, वस्तु जहां रखाल है यू तो ऋणात्मक होता ही है, नहीं माप चुके हैं।
हम माप क्या रहे हैं, इसकी ऊंचाई माप रहे हैं। अब प्रधान अक्ष की ऊंचाई कैसे मापते हैं, ऐसे मापेंगे ऊंचाई। हम ऐसे खड़ा है, तू ऐसे ऊंचाई मापेगा नहीं। ऊंचाई कैसे मापेगा, नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, धनात्मक होगा, नहीं होगा। अब प्रतिबिंब बनता है हमेशा किधर, नीचे, तो प्रधान अक्ष के नीचे आने पर ऋणात्मक होता है। आध हुआ, ये था चिन्ह प्रॉपर्टी। जो पिछला क्लास में हम कर रहे थे, थोड़ा सा खाली रट के रखना। अब रटना है कि किसका धनात्मक होता है, किसका ऋणात्मक होता है, अब नहीं रटना है। अब समझ में आ रहा है कि किसका धनात्मक होता है, किसका ऋणात्मक होता है। यानी अवतल दर्पण में सब ऋणात्मक होता है, सिर्फ एक धनात्मक होता है। वो क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाता है, वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाती है, धनात्मक होती है। बाकी सारा चीज क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये चिन्ह प्रॉपर्टी का पहला शर्त समझ में आया। ये था अवतल दर्पण में। इसके बाद क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण में। क्या देखेंगे, उत्तल। अवतल में किसी को दिक्कत है नहीं ना, हटाते हैं, फिर से पूछ लेते हैं एक बार। चलो बताओ, फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता के त्रिज्या ऋणात्मक, है ना। वस्तु की दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट धनात्मक, हाइट ऑफ इमेज ऋणात्मक। यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ सबका, है ना। चलो अब आते हैं किसमें, क्या चीज, तो क्या हुआ, तो वाह रे वाह, तो गलती किया, मिस्टेक किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं किसमें, उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, उत्तल। 1 मिनट रुकिए। हम सोचे नेट नहीं चालू है क्या। हाँ, अब आते हैं उत्तल दर्पण में चिन्ह प्रॉपर्टी। यह तो क्या था, अवतल दर्पण में था। अब क्या देखते हैं हम, उत्तल दर्पण में। अब देखो यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। याद करना है, यही तो नंबर देकर जाएगा, यहीं से 5 नंबर फिक्स होता है। अब ये क्या होगा बाबू, पोल यानी ध्रुव होगा, नहीं होगा। अब इसका फोकस इस तरफ नहीं होता है, किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। किधर होता है, चलो इधर आते हैं। इसका फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये हटा देते हैं, ये पी इधर मारते हैं। इसका प्रकृता केंद्र भी इधर होगा, अनंत भी इसका इधर ही होगा, सब कुछ इस तरफ। अब देखो सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से। अब तुम ही बताओ, इसका फोकस प्लस या माइनस, आपतित किरण के दिशा में जा रहा है, देख रहा, उधर ही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, राइट साइड। तो इसका प्लस, तुम ही बताओ, वक्रता त्रिज्या प्लस, तुम ही बताओ, वस्तु की दूरी। वस्तु इस तरफ रखेंगे, उस तरफ कैसे वस्तु रखेंगे, रखेंगे नहीं। वस्तु की दूरी माइनस, अरे गधा, वस्तु इस तरफ रखेंगे ना आईने के, कि उस तरफ कैसे जाके रखेगा वस्तु। तो वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, प्रतिबिंब धनात्मक। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज भी, इमेज भी इधर इधर ही बनता है, नीचे बनता ही नहीं। तो इसका इमेज भी क्या हो जाएगा, धनात्मक, नहीं होगा। अरे इसका इमेज भी यहीं पर बन रहा था, नहीं देखे थे हम लोग। तो इसका इमेज भी, तो इसमें ऋणात्मक क्या होता है, वस्तु की दूरी। क्या होता है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है, बाकी सब कुछ धनात्मक होता है। उसमें क्या था कि सब कुछ ऋणात्मक होता है, सिर्फ वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। अब इसमें क्या कि सब कुछ ऋणात्मक है, सिर्फ वस्तु की दूरी धनात्मक। कंफ्यूजन हो गया, हम उल्टा बोल रहे हैं। ओह, इसमें सब कुछ धनात्मक होता है, सिर्फ और सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। उसमें सब कुछ ऋणात्मक होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई धनात्मक होती है। चलो कंफ्यूजन कर देती तो नहीं, आगे बढ़ जाएं। ये था चिन्ह प्रॉपर्टी, सबको समझ में आया रे, चिन्ह प्रॉपर्टी सबको समझ में आया। अब हम लोग देख रहे थे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है,
उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो वहां पर बोले थे कि थोड़ा सा सब्र करेंगे तो कारण पता चल जाएगा। तो ये कारण क्या था, चिन्ह प्रॉपर्टी ही इसका कारण था। अब आते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। ये तो सबसे आसान है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। चलो हम तो याद करवा दिए थे, याद करना है ही नहीं है। पहला हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण क्या होता है, जो हम लोग सैलून में लगाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, हजामती दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में। इसीलिए तो सैलून में जब जाते हैं ना तो छोटा छोटा बाल भी कैसा दिखाई लगता है, बड़ा बड़ा, इसीलिए लगता है कटवा ले हल्का हल्का, क्योंकि अगर नहीं ऐसा रखा जाए तो लगे आज छोटा रखा है तो लगेगा नहीं बाल तो भी ठीक है, तो उन लोग तेज होता है, कैसा दर्पण लगा लेता है, अवतल दर्पण लगा देता है। अवतल दर्पण क्यों लगाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा दिखाई देगा, इसलिए हल्का हल्का कटवा लेंगे, उन लोग का पैसा भी कमाई हो जाएगा। चलो सोलर कुकर में किसका प्रयोग कर देंगे, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि प्रकाश को एक जगह जमा करता है, इसलिए इसका भी प्रयोग करेंगे। सर्च लाइट में, सर्च लाइट में किसका प्रयोग करेंगे, अवतल का ही प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, अवतल। टॉर्च के रूप में भी किसका करते हैं, अवतल का ही प्रयोग करते हैं। टेबल लैंप पे किसका प्रयोग करते हैं, टेबल लैंप में जो पढ़ने वाला लैंप होता है उसमें भी अवतल करते हैं, ताकि प्रकाश यही इकट्ठा रह जाए, फैलाए नहीं। नाक कान दांत वाला डॉक्टर किसका प्रयोग करता है, अवतल का ही प्रयोग करता है। चलो ये सब तो याद नहीं करना, ये सब समझने वाला चीज है। ये सब याद अगर कर रहा है तो तब तो बहुत पीछे है। क्या है, बहुत ज्यादा पीछे हो गया। ये सब यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से क्या क्वेश्चन है, सब 2-2 3-3 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक तो याद कर सकती है, दूसरा समझ सकती है। क्या करना है, समझना है, याद करना है, समझना। पूछा गया है कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों। पहले पढ़ लेते उसके बाद समझते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। बड़ा बनने के कारण ही हजामती दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बताओ हमको दाढ़ी काटना है तो बड़ा प्रतिबिंब देखेगा तो हम काट लेंगे, हल्का हल्का अपनों से देख के नहीं काट लेंगे। और दूसरा बुढ़वा भी बनाना, अगर छोटा लगेगा तो उन लोग आएगा ही नहीं, क्या अभी तो बाल बहुत अच्छा है मेरा, अभी क्या है बहुत अच्छा, अभी 1 महीना के बाद कटाएंगे, तो उसे तो बहुत ज्यादा घाटा में चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। उन लोग सैलून जो खोल के रखा है। तो हजामती दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल। क्यों किया जाता है आप समझते हैं, क्यों किया जाता है तुम ही बताओ। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में है। इसमें होगा क्या कि जब भी प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो कहां पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। और ये बात नहीं है, बात यह है कि ध्रुव और फोकस के बीच अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है और सीधा भी बनता है। कैसा बनता है, सीधा भी बनता है। नहीं, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं अवतल का। अगर उत्तल नहीं कर सकते, उत्तल में तो हमेशा सीधा बनता है, लेकिन उत्तल क्या करेगा, बाल है बड़ा और दिखाएगा बहुत छोटा, ऐसे आदमी आओ कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए इसका प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल का। तो नहीं लिख देंगे हजामती दर्पण में अवतल का प्रयोग किया जाता है, क्यों, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों लिखेंगे कि क्योंकि अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल सा जवाब है, लिख देंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा देखते हैं, आगे चल के बहुत सारा होगा, है ना। अब जिसको याद नहीं करना है, सिर्फ समझते जाना है। जैसे सोलर कुकर के रूप में उपयोग किया जाता है, कि सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण यहाँ पर होगा, मिस्टेक हो गया, चलो हाँ यहाँ पर होगा क्या कि सोलर कुकर के रूप में अवतल क्या होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, तो क्यों किया जाता है होगा, तुम ही सोचो। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, उत्तल क्यों नहीं लेते हैं। हाँ, अगर उत्तल लेंगे तो खाना और ज्यादा लेट बनेगा, नहीं बनेगा, वो प्रकाश को क्या कर देगा, फैला देगा। इसीलिए किसका प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, अवतल। सोलर कुकर में तो लोग बनाइए खाना, उसमें कुछ बनता ही नहीं है, उसमें एक ही चीज बनेगा, सिर्फ और सिर्फ चावल बन जाएगा। मैं मतलब ऐसे कुकर में चावल और पानी रख देंगे, छत पर ले जाकर रख देंगे, खाना क्या हो जाएगा, बनकर तैयार। तो ये मत सोचना कि सोलर कुकर वाह कितना ज़्यादा एडवांस है री,
हम लोग भी बनाएंगे सोलर कुकर में खाना। पता चला कोई नाता कुटुम आया, बोला बाबू चाय, तो चाय 1 घंटा में आया, है ना। बीच में धूप ही खत्म, तो कुटुम चल गया कि ये सब कैसा आदमी है, मांगे चाय तो 1 घंटा में चाय आ रहा है। तो इसका उपयोग तो हम लोग घरेलू में ज़्यादा करते नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होता है। क्यों लेट होता है समझा रहे हैं। तो इसका प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं। हाँ, गर्मी के दिन में अच्छा, अभी जो आने वाले दिन है। और ठंडी में तो पता चला खाना ही नहीं बने। हाँ, 2 4 बीरबल का क्या हो गया, खिचड़ा हो गया। बीरबल का क्या हो गया। अब ये क्या है, प्रधान अच्छा है, तो ये अवतल दर्पण में, तो सोलर कुकर अवतल दर्पण का रखेंगे तो इसमें क्या होगा, सभी प्रकाश एक बिंदु पर जमा हो जाएगा। और सब जमा हो जाएगा तो ज़्यादा हीट होगा, नहीं होगा। और ज़्यादा हीट होगा तो कुकर भी हीट होगा, तो अंदर में जो खाना रखे वो खाना क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो ये था। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, क्या किया जाता है, भेजा जाता है, तो वह फोकस पर आकर जमा हो जाता है। यही कारण है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। पीपीटी थोड़ा स्टाइल से बना दिया गया है। क्या किया गया है, स्टाइल से बना दिया गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि गाड़ी के हेडलाइट में देखिए कैसे कैसे गया है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों। लेकिन जो पीडीएफ मिलेगा उसमें ऐसा नहीं रहेगा, है ना, पीपीटी में गड़बड़ा गया। तो गाड़ी के हेडलाइट जो होता है उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्यों, वही कारण है क्योंकि अवतल दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर जमा कर देता। अब एक बिंदु पर फोकस जमा कर देगा तो ज्यादा दिखाई देगा नहीं, अगर क्या करता फैला देता तो दिखाई कम पड़ता। देख रहा है जो ट्रक उरक आता है छोटा गाड़ी पर कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तो इसी के कारण किसका प्रयोग, तो वही कारण लिखेंगे। ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब मजाक कर किया जाता है। अगर समझ में आ गया तब, अगर पूछ दिया तो लगेगा वाह ये तो उड़ा देंगे, नहीं रे। क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारा जाता है, तो देखो क्या लिखा, परावर्तन होगा, है ना। परावर्तन होने के बाद यह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, और यही का चलिए मिस्टेक कर दिया गया। ये प्रधान अक्ष के समांतर होकर फोकस पर आकर मिल जाती है या जमा हो जाती है। यही कारण है कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये सब आप लोग अपने से सब कुछ कर लीजिएगा, नहीं हो जाएगा। सारा क्वेश्चन कल पूछेंगे कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्यों, हजमती में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। कारण भी ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है और सब्जेक्टिव भी। चलो रट रही थी इससे पहले। अब आते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। ये तो किसका था, अवतल का था। अब किसका देखते हैं, उत्तल का प्रयोग कर देखते हैं। उत्तल का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट मतलब समझती है, अरे जो गली में लगा हुआ होता है, रोड लाइट इसको बोलते हैं, है ना, सड़क पर नहीं लगा होता है ना। तो स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, अब गली में लाइट लगाना है तो पूरा गली दिखना चाहिए। ऐसा अवतल लगा देंगे तो बगल वाला गाली देगा कि तो बहुत मुजरा बहुत खराब आदमी है ना। अपने घर पर लाइट पर लगा दिया है, और लगा भी दिया है तो पूरा फैल नहीं रहा, क्या क्या किया है, एक ही जगह पर फोकस किया। इसीलिए इसका प्रयोग जो स्ट्रीट लाइट होता है, रोड लाइट होता है, किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल का। साइड मिरर में उत्तल का। साइड मिरर, जो साइड मिरर मतलब समझती है, जो बाइक होता है या गाड़ी होता है तो ड्राइवर के सामने, है ना, जो ऐसे लगा होता है ताकि जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसको क्या कर सके, देख सके, है ना। बाइक में भी होता है, नहीं लगा होता है दोनों तरफ, तो ये साइड मिरर होता है। जो साइड इस तरफ से आता है ना गाड़ी, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल का। क्यों करते हैं उत्तल का, बता रहे थे, क्योंकि बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना देता है, छोटा। अब इसका जानता है, इसकी जो दृष्टि क्षमता होती है बहुत दूर तक होती है, बहुत ही दूर। तो नहीं तो बाइक चलाती नहीं, लोग बताएगा। जब बाइक चलाते देखना कि बहुत दूर गाड़ी रहता तब भी आईना में दिखाई दे देता, नहीं दिखाई दे देता, इतना छोटा आईना में दिखाई देता कि बहुत पीछे से ट्रक आ रहा है ना। तो इसका दृष्टि क्षमता भी क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए साइड मिरर में किसका, अब लगा दिए किसका, अवतल, सब गड़बड़ा देगा।
क्या कर देगा, सब गड़बड़। आ रहा है इतना को साइकिल, दिखा देगा कि आह बड़ा साइकिल आ रहा है, नहीं रे, आ रहा है इतना बड़ा मारुति, कहेगा आह बड़ा ट्रक आ रहा है, अकबका के भागो 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 भागो, तो ये गड़बड़ा जाएगा यहाँ पर। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, साइड मिरर में किया जाता है, रोड लाइट में, रोड लाइट के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों किया जाता है, तो क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। सिंपल एक की पॉइंट याद रखना है, ये प्रकाश को फैला देता है, यह प्रकाश को जमा करता है। शुरुआत ही क्लास में बोले थे अपसारी अभिसारी, ये क्या है, इस चैप्टर का रीढ़ की हड्डी है, नहीं बताए थे। देख रहा है वही तो हो रहा है, पूरा लाइट में वही काम हो रहा है, कोई प्रकाश को फैला रहा है, कोई प्रकाश को जमा कर रहा है, और वही कारण भी बन रहा है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण प्रधानज के समांतर जाती है तो वह फैल जाती है। यही कारण है कि रोड लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हो गया। अब आते हैं कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों, वही है आंसर, क्यों किया जाता है, क्योंकि यह हमेशा वस्तु से छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अब इसकी दृष्टि क्षमता भी अधिक होती है, इसी कारण है कि इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं छोटा बनता है तथा उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यही कारण है कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सब क्वेश्चन क्या, सब क्या क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, क्या है, तभी भी आई कर देता नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और समतल दर्पण को कैसे छू कर पता करें। अब एक बार कैसे बिना छुए पता करें, इसका देखो लिखा होगा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को छूकर या बिना छूकर कैसे पहचान सकते हैं। एक बार तो छूकर, एक बार बिना छुए हुए कैसे पहचान सकते हैं। तो छूकर तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। अगर मतलब इसका कहना है कि तुम्हारे आंख पर क्या बांध दिया जाए, पट्टी बांध दिया जाए, अब सब दर्पण को एक एक करके लाया जाए, एक बार समतल दर्पण को, एक बार उत्तल को, एक बार अवतल को, है ना। अब एक बार क्या किया जाए, तुम्हारा आंख की पट्टी खोल दिया जाए, लेकिन छुआना नहीं है, छूना नहीं है, सिर्फ पहचानना है कि कौन सा दर्पण है। तो कैसे पहचाने, क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, इसलिए क्वेश्चन को क्या किया जाए, भी आई कर दिया जाए। इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, समझते हैं हम लोग कैसे करेंगे। एक तो छू कर जब आंख पर पट्टी बांध दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि छुएंगे, तो अगर देखेंगे कि पूरा क्या है, समता, क्या समतल, पूरा चिकना है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। देखेंगे कि इसका बीच का भाग क्या धंसा हुआ, धंसा हुआ, इसका मतलब अवतल, इसका उठा हुआ तो क्या है, उत्तल है। यानी छू के तो बता सकते हैं, आराम से नहीं बता देंगे, तो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि अगर छूने के बाद जिसका परावर्तक सतह क्या हो, चिकना हो, समतल हो, उसे वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे वह उत्तल दर्पण होगा, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा वो क्या होगा, अवतल होगा। ये था छू कर। अब बिना छुए हुए, दोनों क्वेश्चन है इसमें, तो बिना छुए हुए देख कर बताएंगे, नहीं आंख पर से पट्टी, तो कैसे पता करेंगे, देखेंगे कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है, इसका मतलब कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल। देखेंगे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है, समतल, समतल में हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता, नहीं बताए थे समतल जब बता रहे थे। देखेंगे अगर वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु रखे हैं उतने बड़ा ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब क्या है, समतल दर्पण है। देखेंगे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब उत्तल है। देखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, उत्तल। सिंपल सा, तो वही याद हो गया। तो वही है कि जब स्पर्श करने के बाद जिसका परावर्तक सतह समतल होगा वह समतल दर्पण होगा, नहीं जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होगा वह उत्तल दर्पण होगा, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा वह क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अब बिना स्पर्श किए हुए, बिना स्पर्श किए हुए किसी वस्तु को दर्पण के आगे रखेंगे, इन करेंगे, बिना स्पर्श किए हुए किसी वस्तु को दर्पण के आगे रखेंगे, अगर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या होगा, समतल दर्पण होगा। क्या होगा, समतल दर्पण होगा। अगर वस्तु से बड़ा बन रहा है तो अवतल होगा, अगर वस्तु से छोटा बन रहा है तो उत्तल दर्पण होगा। अब सिद्ध करना, ये क्वेश्चन इस तरफ आ गया, यही तो 5 नंबर है। सिद्ध करे कि दर्पण में, अवतल दर्पण में, सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2, ये 5 नंबर का, कितने नंबर का, 5 नंबर। हल्का सा पानी पी लेते हैं।
आप लोग भी देख लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? उत्तल अवतल सारा मामला क्या होता है, खत्म। अब आता है सिद्ध करना। सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। अब यहां से दिमाग हल्का क्या करना पड़ेगा, ठंडा। क्या करना पड़ेगा, ठंडा। सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। चलो सबका दिमाग ठंडा हो गया, कर दे सिद्ध। सिद्ध करे कि अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। मामला गड़बड़ा दिया है कि जो पीपीटी बनाया वो अपने से सिद्ध कर दिया। चलो ये काम देगा कब, ये काम देगा जब पीडीएफ आप लोग को भेजा जाएगा तो उसमें सिद्ध रहेगा। सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू। सिद्ध करें कि एफ बराबर आर बाई टू। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। चलो इतना में हम सिद्ध कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई टू। क्या सिद्ध करना है बाबू, एफ बराबर आर बाई, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना। अब कौन सा दर्पण में करना है, अवतल में। कौन सा दर्पण में करना है, अवतल में। चलिए सब तैयार हैं? 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में, 5 नंबर। आते हैं अब, हल्ला मत कीजिए, मामला गड़बड़ा जाएगा। ये कौन सा दर्पण है, थोड़ा छोटा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लंबा बनेगा, सिद्ध करने का है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अब सबको सब कुछ आद होना चाहिए, सबको सब कुछ आद होना चाहिए। चिन्ह प्रॉपर्टी, किरण आरेख, है ना, प्रकाश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं, ये क्या होगा, पोल यानी ध्रुव होगा। यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ये क्या होगा, प्रधान अक्ष होगा। यहाँ क्या होगा, फोकस होगा। यहाँ क्या होगा, अनंत। यहाँ तक तो जानकारी सबको है। अब हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण जब आती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस। सब जानता होगा, प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है तो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। देखो पीछे पीछे हम बता दिए हैं सब कुछ, देखो यहाँ पर है। चलो हम बता देंगे सब कुछ कि कैसे कैसे किया जाता है। चलो अब देखो यहाँ पर है ये जो किरण, ये वक्रता, सॉरी ये वक्रता केंद्र है। इससे एक रेखा खींच दिए, है ना, जो कहाँ जाके मिल गया, यहाँ जाके मिल गया। इसको हम मान लिए ए, क्या मान लिए, ए। इसको मान लिए बी, क्या मान लिए, बी। अभी तक कोई दिक्कत है? एक काल्पनिक रेखा माने हैं जो सी ए है, क्या, सी ए, क्या है, सी ए। अब एकदम क्लियर करते जाना, हल्का हल्का बात क्लियर करना, एकदम बहुत सिंपल। अब देखो जो जहां हम माने हैं ये क्या है, गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। देखो होता क्या था, ये गोलीय दर्पण था तो यहाँ पर क्या देखते थे कि केंद्र से जिधर भी रेखा खींचते हैं, जिधर भी रेखा खींच देते हैं, कितना डिग्री का एंगल पर बनता है, हमेशा 90 बनाता है, नहीं बनाता। तो ये भी तो केंद्र है, इससे भी केंद्र से एक रेखा खींच दी है तो ये भी कितना डिग्री का कोण बना देगा, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा। ये बात आज नहीं करना। अब बात करना इसमें एक और बड़ी बात हुआ कि देखो क्या हुआ, एक किरण आया, फोकस से होकर गुजरा और हमें यहाँ से क्या कर दिए, ऐसे खींच दिए। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये क्या हो गया, अभिलंब नहीं हो गया। तो ये जो सी ए है क्या हो गया, अभिलंब के जैसा काम करने लगा, नहीं काम करने लगा। सी ए किसके जैसा काम कर रहा है, यहाँ पर अभिलंब की तरह काम करना। अब यहाँ पर लिखना होता है कि माना कि, अब कैसे लिखना है, समझना है सब कुछ, आज कुछ भी नहीं करना है, आज कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग समझते हैं, फिर से देखते हैं। नहीं इतना बड़ा पारेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सिद्ध करने में दिक्कत हो जाएगा। छोटा पारते हैं, यहाँ पे पार रहे हैं,
यही तो लाइट चैप्टर का, यही 2 दिन 3 दिन क्या है, कष्ट है। अब 2 3 दिन क्या चलेगा, सिर्फ सिद्ध करें, सिर्फ क्या, सिद्ध करें। ये क्या है, जितना मजा आया था ना पढ़ने में, अब क्या आएगा, सजा आएगा। अब पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या हो रहा है। ये क्या है, फोकस। ये क्या बाबू, आपतित किरण है, आने वाली किरण है। परिवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ से हम लोग क्या, एक काल्पनिक रेखा खींच दिए थे, ये नहीं खींचे थे, इसका नाम क्या दे दिए थे, ए, इसको क्या दे दिए थे, बी। अब लिखना होता है, लिखना हम मान लिए कि ये एम है, ये क्या है, एम डैश है। तो कुछ भी मान सकती है, अपना नाम भी मान सकती है ना। जैसे सनी है तो एस तथा एस डैश, है ना। ज्योति है तो जे तथा जे डैश, जो मानना है मान लो। मनीषा है तो एम तथा एम डैश हो गया। अब यहाँ पर लिखना है कि माना कि, समझना है, यहाँ पर माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या लिखेंगे, माना कि, बस सिर्फ समझना है इसको। माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। ए भी एक आपतित किरण है जो परिवर्तन होने के बाद फोकस से गुजरती है, तथा सी एक काल्पनिक रेखा है। अरे माना है हम लोगों ने, नहीं, सी एक क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो अभिलंब की भांति कार्य कर रहा है। इतना लिखना होता है, और इतना लिखने के लिए याद नहीं करना है, सिर्फ इस फिगर को देखना है। क्या हम कैसे कहें, बोले कि माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण, है ना, माने कि माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ए बी एक आपतित किरण है जो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। सी ए एक काल्पनिक रेखा है जो अभिलंब की भांति काम कर। इतना नहीं लिख लेंगे, समझना। एक बात आप ही लोग समझ लीजिए, है ना, एक बार मने मने में बोल दो, बोल लो एक बार, बोल लो, बोलो। माना कि आंख मूंद के बोल सकते हैं, माना कि एम तथा एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। नहीं हो गया, सबका तो हो गया। माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ए भी एक आपतित किरण है जो परिवर्तन होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। C एक काल्पनिक रेखा है जो अभिलंब की भांति कार्य कर रहा है। इतना में किसी को दिक्कत है नहीं, बस हो गया, हो गया 5 नंबर। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है बाबू, इस देखो। अब कलर थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अच्छा छोड़ो कलर कर। अब इसमें देखो एक त्रिभुज बन रहा है ए एफ सी। इससे पहले एक चीज और बन रहा है, क्या बन रहा है, ये अभिलंब है तो ये आपतन कोण, यह प्रवर्तन कोण, और दोनों आपस में क्या होता है, पहले पढ़ चुके हैं प्रवर्तन के नियम से। तो मान लो ये कोण को मान लिए 1, इसको मान लिए 2, तो क्या यहां पर नहीं लिख सकते हैं हम लोग कि कोण 1 बराबर कोण 2, लिख सकते हैं या नहीं, किसके नियम से, प्रवर्तन। तो बगल में क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर कोण 2, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे हुआ, परावर्तन के नियम से, आपतन कोण बराबर परावर्तन। किसी को दिक्कत नहीं है, याद करो क्लास 9 में। अब क्लास 9 जाना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्लास 9 में एक रेखा इस और एक दूसरी रेखा, और 2 रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती तो ये कोण बराबर होता है, ये कोण अब ये कोण बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको संगत कोण बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, अगर इसको आगे बढ़ा दिए तो नहीं सेम ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो ये नहीं देख रहा, बीचे से काट रहा है, नहीं काट रहा है।
तो कोण एक बराबर कोण तीन नहीं बराबर हो गया, कोण एक बराबर कोण तीन। कैसे? यानी हम लोग लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण तीन। कैसे? एकांतर अंता कोण से। कैसे? एकांतर अंता कोण से। एकांतर अंता कोण से। चलो जगह का काम है इसलिए रहने देते हैं। यानी दो चीज हम लोग सीखे, एक तो मानना सीखे, माना कि एम नियम डैश है ना। उसके बाद हम लोग क्या किए, तो दो कोण बराबर कर दिए, नहीं किए। कोण एक बराबर कोण दो परिवर्तन के नियम से, कोण एक बराबर कोण तीन किसके नियम से, एकांतर अंता कोण के नियम से। अब 9 में ही पढ़ना है कि जब कोई त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, मानो ये 45 है ये भी 45, जब कोई त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाती। ये हम नहीं, ये नियम है। ये क्या नियम है कि जब कोई किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाती है। यानी 45 के सामने क्या है, BC बराबर इसका सामने क्या है, AB। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। समझ आ रहा है ना कि जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो आमने सामने की भुजा भी बराबर। तो इसको क्या मान लिए, समीकरण 2। क्या मान लिए, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। अब देखो एक बराबर है तो इन्हें लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3। अरे LHS तो बराबर है, कट गयागा, तो 2 बराबर 3। अब 2 बराबर 3, तो इतना माथा गंजन हम लोग इसीलिए कर रहे थे कि जो ये त्रिभुज था ना इसका दो कोण हम लोग बराबर करने के चक्कर में थे। अब बराबर हो गया, कोण 2 बराबर कोण 3। अब हम लोग जानते हैं जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो आमने सामने की भुजा भी बराबर हो सकती। अब लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज क्या लिखेंगे, ACF में क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ACF। समझ आ रहा है, अब त्रिभुज ACF में अब करेंगे क्या, ACF में। अब देखो तो ये 3 है ना, और ये 2 आपस में क्या बराबर है, देख रहा ना, कोण 2 बराबर कोण 3। तो अब लिख सकते हैं कोण 2 के सामने कौन है, CF, अब कोण 3 के सामने कौन है, AF। तो कोण CF बराबर कोण AF। नहीं लिख सकते हैं, CF बराबर लिख सकते हैं या नहीं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोण बराबर है इसलिए भुजा भी आपस में बराबर होगा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब समझना, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा, यही तो मामला है, यही तो सब कुछ समझना है। समझ में आ रहा है, चलो यहां तक समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, चलो फिर से बताएंगे, एक बार तो सिद्ध करने तो दो। अब देखो ये दर्पण का जो द्वारक होता है बहुत छोटा होता है, दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है। जो बिंदु A है वो एकदम P के निकट, वो क्या है, P का निकट। तो यहाँ पर एक चीज लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसलिए जो बिंदु A है वो P के नजदीक। जो ये है यहाँ पर, ये तो फैला के हम लोग बता रहे हैं कि एक त्रिभुज बनता है, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है कि दर्पण देखते तो ऐसा एंगल बनता है कभी, देखिए नहीं। तो ये द्वारक बहुत छोटा, यहाँ पर लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक काफी छोटा होने के कारण बिंदु A बिंदु P के काफी निकट, बिंदु A बिंदु P के काफी निकट है। यानी ए, देखो बताते हैं, नहीं समझ में आ रहा, चलो वही तो बात है, इतना आसान नहीं। देखो थोड़ा सा देखो, समझा देंगे, चिंता वाली बात नहीं। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरा बार कंफर्म समझ में आएगा। अब देखो ये बोलेंगे कि बताओ इसमें कौन बड़ा है, तो शायद तू लोग कह देगा कि ये बड़ा है, नहीं कह देगा। लेकिन जब इसके नजदीक लाएंगे तब पता चलता है कि आके इधर क्या हो जाता है, सब बराबरी हो जाता है। ऐसा ही यही है,
ये जो ए माने थे, अब तुम ही सोचो, गोला, अरे गद्दा, ये क्या माने थे? गोला। अब केंद्र से सभी दूरियां आपस में है, तो ये भी तो गोला का ही भाग था ने, और केंद्र से इधर खींचे थे, तो ये भी दूरी आपस में क्या होगा? बराबर। आनी जो पी से लेकर एफ और एफ से लेकर ए दोनों क्या है? बराबर। आनी हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर, क्या लिख सकते हैं? ए एफ बराबर पी एफ, बल पी एफ नहीं, पी है ना, पी ए, क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर पी एफ, एफ बराबर पी एफ, लिख सकते हैं या नहीं? 1 मिनट, अब नहीं आ रहा तो बाद में बताएंगे। ये दूरी आपस में क्या है? बराबर। समझा देंगे, एक बार में किसी को नहीं समझ में आता है, लेकिन 2 से 3 बार में सबको समझ में आ जाता है। एफ बराबर पी एफ, क्यों? क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ये बिंदु यहां ना होकर यहां ही, और केंद्र से मापी गई सभी दूरियां आपस में क्या हो जाती है? बराबर, क्योंकि ये गोलीय दर्पण है, और केंद्र से जिधर भी दूरी मापेंगे सब क्या होता है? बराबर ही होता है। ए बराबर पी एफ, इतना लिख सकते हैं। इसको मान लो, है ना, इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 3, क्या मान लेते हैं? 3। यहां तक देख लो एक बार, देख लो एक बार गौर से हल्का सा। नहीं आ रहा है? चलो, इसको मान लो समीकरण 3, ये नहीं माने थे, इसको क्या मान लो? 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से अब क्या समझा देंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे, चिंता वाली बात नहीं। जब तक याद नहीं होगा जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं कैसे याद होगा? पागल है, नहीं याद होगा। समीकरण 3 तथा 4 से देखो, ए एफ क्या बराबर हो गया? अरे एफ बराबर हो गया, तो यहां बचा क्या? सी एफ बराबर पी एफ, यही ना बचा? सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर क्या बचा? पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, यही बच गया। बस अब मामला खत्म हो गया, इतना ही समझना था, उसके बाद नहीं समझना, उसके बाद नहीं समझना। यहां तक समझ में आ रहा? सी एफ बराबर पी एफ कैसे हुआ? क्योंकि ए एफ क्या था? बराबर था, इसलिए सी एफ बराबर पी एफ। थोड़ा सा सब्र करो, अब लिखो पी सी, क्या लिख सकते हैं? पी से लेकर सी की दूरी, तो पी सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तुम ही बताओ। यहां से लेकर यहां की दूरी को हम लिख सकते हैं इतना दूरी प्लस इतना दूरी, सी एफ प्लस पी एफ, नहीं लिख सकते हैं? अरे गद्दा, यहां देखो, मानो यहां से लेकर यहां की दूरी 20 है, यहाँ की दूरी 10 है, तो यहाँ की दूरी 10 होगा, तो नहीं लिख सकते हैं ये 10 प्लस 10? तो ही तो लिखे हम लोग, क्या किए? पी सी बराबर पी से लेकर सी की दूरी को क्या लिखे? सी से लेकर एफ और एफ से लेकर पी, तो पी सी बराबर सी से लेकर एफ। तो देखो सी एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी एफ, तो सी एफ की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं? पी एफ, और यहां पर भी क्या लिख सकते हैं? पी एफ, तो पी सी बराबर 2pf, 2pf। अब पी से लेकर सी की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अरे यहां से लेकर यहां की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको आर से सूचित किया जाता है। 2, अब पी से लेकर एफ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको छोटा एफ से सूचित हो गया। एफ बराबर आर बाई 2, 2 उधर जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2 हो गया सिद्ध। एफ बराबर आर बाई 2, ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। लेकिन चिंता लेने वाली बात नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, फिर से बताते हैं। क्या करते हैं? फिर से बताते हैं। अरे इधर जो बनाए हैं ना वो गड़बड़ा दिए, कल से ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पर लिखाएगा ही नहीं। चलो फिर से मिटा के बताते हैं, ठीक? ए हल्ला, अरे कलर पर जा रही है, समझ में चलो नहीं, कैसे समझ में आएगा? समझते हैं फिर से, क्या समझते हैं?
मैथ से भी ज्यादा हार्ड है। रेड नहीं ले लें, कहाँ चेंज होता है कलर, हरा कर दें। चलो चलिए ले लेते हैं। अच्छा अब कलर चेंज करके लिखेंगे तब तो समझ में आएगा। कौन सा दर्पण है, अवतल, सब चेंज कर देंगे हम लोग क्या माने थे, एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है, जिसका वक्रता केंद्र सी है तथा ये प्रधान अक्ष है। यहाँ पर क्या फोकस अनंत है। प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो परिवर्तन होने के बाद फोकस होगा। एक काल्पनिक रेखा क्या मान लिए थे, ए, यह क्या था, बी। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, हमको पता है। तो यहाँ पर हम लोग सीखे थे मानने के लिए कि माना कि एम तथा एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, फोकस एफ है, वक्रता केंद्र सी है तथा ए बी आपतित किरण है जो परिवर्तन होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है ना। सी एक काल्पनिक रेखा है जो किसके तरह काम कर रहा है। अब देखना पूरा तरीका समझ में आएगा और 90% समझ में आ जाएगा। अब कलर चेंज कर लें, कैसा कर दें, ऐसा कर देते है ना। अब देखो, अब ये अभिलंब की भांति काम करता है। तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, तो कोण एक बराबर कोण दो, यहां तक समझ में आया होगा। कोण एक बराबर कोण दो, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। समीकरण क्या मान लिए थे, यहां तक तो समझ में आया था। फिर हम लोग क्या किए थे, ये समांतर इधर बढ़ा दिए थे, एक तिर्यक रेखा काट रहा था। और तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर अंतर कोण क्या होते हैं, बराबर, यानी कोण एक बराबर कोण तीन। तो कोण एक बराबर कोण तीन कैसे, अंत कैसे, कौन से, एकांतर कोण से। कैसे, एकांतर कोण से। कैसे बाबू, एकांतर कोण से। इसको क्या मान लिए थे, समीकरण दो। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण तीन। अब क्या किए थे, तो समीकरण एक तथा तीन से, समीकरण एक तथा दो से क्या किए थे, वाह तो दिक्कत हो गया है ना। समीकरण एक तथा दो से नहीं माने थे, समीकरण अब सब अलग अलग करेंगे तो लोग अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण एक तथा दो से। अच्छा अगला बार से हम लोग क्या करेंगे, ये सब हटवा देंगे। क्या करेंगे, ये सब हटवा देंगे। ये तो हम ध्यान नहीं दिए थे, हम घर में थे, बना दिए भैया। ये सब हटवा देंगे तो पूरा जगह खाली रहेगा, तब करना अच्छा रहेगा। समीकरण एक तथा दो से, तो एक से एक तो क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो कौन दो बराबर, कौन दो बराबर कौन तीन। ये तो समझ में आया था, यहां तक किसी को दिक्कत था। अब बताए थे यहां पर लिखना था कि जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो आमने सामने की भुजा भी, यहां तक समझ में आ रहा था। जब किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाती है, यहां तक समझ में आ रहा था। तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इसका मतलब कोण तीन के बराबर सामने कौन सा भुजा है, एफ। अरे कोण तीन के सामने कौन सा, एफ। और कोण दो के सामने कौन है, सी एफ। कोण दो के सामने नहीं, देखो यहां से कौन है, सी एफ। तो एफ बराबर सी एफ। इसको समीकरण क्या मान लिए थे, यहां तक किसी को दिक्कत था। शुरुआत में सबको नहीं समझ में आता, तू लोग ही नहीं पहला आदमी है। यहां तक देखो समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे क्लियर हो जाता दूसरा बार में, है ना। यहां तक तो समझ में आ रहा था। अब हम लोग क्या किए थे कि जो ए है वो ए पर नहीं है, कहां पर है, पी पर। कहां पर है, पी पर है। लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने के कारण बिंदु ए बिंदु पी पर ही स्थित है, बिंदु ए बिंदु पी पर ही स्थित है। अतः इसे लिखेंगे एफ। क्या लिखेंगे, जो यहां से लेकर यहां की दूरी एफ, पी एफ दोनों आपस में बराबर
क्योंकि दोनों क्या है, सटा हुआ। ये तो हम लोग जूम करके पढ़ रहे हैं, इन वास्तव में ये क्या है, सटा हुआ। इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग त्रिभुज, अच्छा यहाँ पर छूट गया था, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACF में। चलो फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर छोड़ दिए थे हम लोग। चलो कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। क्या लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे बाबू, अब PDF मिलेगा तो सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। अब त्रिभुज ACF में, अब जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो दो के सामने कौन सा भुजा है, CF बराबर क्या लिख सकते हैं, अब 3 के सामने कौन है, AF, तो CF बराबर AF, इसको क्या मान लिए हम लोग, 3। अब यहां पर लिखेंगे चूंकि बिंदु A बिंदु P के निकट, इसीलिए लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने के कारण बिंदु A बिंदु P पर ही स्थित है, इसीलिए AF बराबर PF, क्या लिखेंगे, इसीलिए AF बराबर PF, AF बराबर PF, इसको क्या मान लिए, समीकरण 4, क्या मान लिए, समीकरण 4। अब समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से कलर चेंज कर दे, नहीं कर देते हैं तो लोग गुस्सा हो जाता है। अब लिखेंगे, अब गड़बड़ा जाएगा मामला गड़बड़ा जाता है अभी। अरे काला काला, एक तो रंग काला है तू लोग का गधा, हाँ इतना गाढ़ा कैसे चल रहा है, कौन सा का यूज कर ले, ये कर लेते हैं, है ना। समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा, देखते हैं समीकरण 3 तथा, यहां तक समझ में आ रहा है ना, कैसे समझ में आ रहा है, अब हमको पता था एक बार में समझ नहीं आएगा। समीकरण 3 तथा 4 से, अब देखो AF बराबर है, तो इधर क्या बचा, CF, और CF बराबर PF, बस खत्म, सिद्ध हो गया। इतना जो हम लोग माथा खराब कर रहे थे, बस यही करने के फेरा में थे कि कहना कब ये, अब ये दोनों आपस में बराबर, तो अब जाके दोनों बराबर हुआ, बहुत हरामी टाइप के है। अब जाके दोनों क्या हुआ है, बराबर हुआ कि CF बराबर PF, बस इतना बराबर हो गया, कहानी खत्म। इतना ही हमको करना है कि ये दोनों बराबर कर देना है, CF और PF बराबर कर देना। जिस दिन बराबर हो गया हम लोग का सिद्ध हो गया, बस कहानी खत्म, बाय बाय टाटा, है ना। टाटा धन्यवाद तिलैया कुडरमा सब कर लो, कलर चेंज कर देते हैं। चलो अब हम लोग जान गए CF बराबर PF, तो हम लोग लिख सकते हैं कि PC बराबर CF प्लस PF। क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां की दूरी, यहां प्लस यहां की दूरी नहीं लिख सकते हैं, बताएं कि मानो यहां से लेकर यहां की दूरी है 30, अब यहां से लेकर है 15, मानो 20, अब यहां की दूरी है 10, अब इसका नाम दे दिए A B, इसका नाम दे दिए C, तो नहीं लिख सकते हैं AC प्लस BC बराबर AB, नहीं लिख सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो देखना आ जाएगा आंसर कितना, 30 ही आ जाएगा। देखो AC का मान कितना है 10, अब B से लेकर C का मान कितना है 20, अब इसका मान कितना है 30, तो 30 बराबर 30, नहीं बात क्या है, सेम ही है। तो इसका भी सेम ही बात है कि PC बराबर क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF, यहाँ पर गलत लिखा गया, PF होगा, हाँ PF, वाह। अब P से लेकर C की दूरी को वक्रता त्रिज्या, P से लेकर, पिछला क्लास पूरा याद होना चाहिए, है ना। P से लेकर C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी CF, यहाँ पर CF की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं कि नहीं। चलो यहाँ पर 1 मिनट हटाते हैं, अब समझ में आ गया होगा हमको लग रहा। PC बराबर CF बराबर क्या होता है PF, तो CF की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे PF, और यहाँ पर भी क्या
पी एफ, तो क्या नहीं हो सकता है पी सी बराबर 2pf? होगा या नहीं होगा? अब P से लेकर C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब 2, अब P से लेकर F की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। नहीं, अब इस F बराबर हमको निकालेंगे, क्योंकि ये हमको सिद्ध क्या करना है, F बराबर R/2। क्या सिद्ध करना है? F बराबर R/2। तो F बराबर क्या होगा? R/2। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब समझ में आया? एक बार और देखेंगे तो पूरा क्लियर, एक बार और देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर नहीं हो जाएगा? इसीलिए हाँ ना, वीडियो देख लेना यूट्यूब पर। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा।